हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीजी मैथ्स वाला। इस वीडियो में हम बात करेंगे किसी सेट पर कैसे ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, वो देखेंगे कि क्या क्या हमारे ऑपरेशन ऑन सेट्स हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने ग्रुप थ्योरी का चैप्टर 1 जो है हमारा सेट थ्योरी, उसको मैंने स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो उसमें मैंने आपको सेट्स का इंट्रोडक्शन बताया था, उसके टाइप्स कुछ बताए थे और कुछ हम लोग प्रोपोजिशन पढ़े थे उस सेट्स पर। आगे नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हमारा टॉपिक आज का है ऑपरेशन ऑन सेट्स में पहला टॉपिक है हमारा यूनियन। यूनियन क्या होता है उसको एक बार डिस्कस करते हैं। चलिए, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी और बोथ ए एंड बी डिनोटेड बाई ए यूनियन बी। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि दो सेट्स हम लोग ए और बी लेते हैं तो उनका यूनियन अगर हम लोग लिख रहे हैं ए यूनियन बी कर रहे हैं, उसका नोटेशन यहाँ है ए यूनियन बी सिंबल। तो अगर वो ए यूनियन बी किस टाइप के कलेक्शन होंगे, वो ऐसे कलेक्शन एलिमेंट्स के होंगे जो कि या तो सेट ए के होंगे या सेट बी के या दोनों सेट ए और बी दोनों के होंगे। ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि ए यूनियन बी है। तो एग्जाम्पल अभी मैं बताऊंगी, एग्जाम्पल के थ्रू आपको इजीली समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई सेट ए लेते हैं हम लोग, जिसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं, हमारे 1 है और 2 है, और कोई सेट बी ले लेते हैं दूसरा हम लोग, उसके अंदर एलिमेंट लेते हैं 2 और 3। तो इसका अगर हम लोग यूनियन निकालें सेट ए और बी का, अगर मान लीजिए इसका यूनियन की बात करें तो यूनियन में वो सारे एलिमेंट होते हैं ए और बी के, सिर्फ जो रिपीटेड एलिमेंट होते हैं उसको सिर्फ एक बार काउंट करते हैं और बाकी सारे सेट और बी के सारे एलिमेंट को कंबाइन करके जो लिखते हैं वो हमारा सेट ए और बी का यूनियन होता है। तो इसमें कौन कौन से आएंगे एलिमेंट ए यूनियन बी का देखेंगे तो इसमें आएगा 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। तो ये सारे जो होंगे हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब रिमार्क्स देख लेते हैं। रिमार्क्स है यूनियन पर ही बेस पर है। पहला पॉइंट क्या है रिमार्क्स में कि समटाइम्स ए प्लस बी कैन बी रिटन इन प्लेस ऑफ ए यूनियन बी। कभी कभी आपको कहीं देखने को मिलता है कि ए प्लस बी, अगर मान लें दो सेट के बीच में एडिशन का साइन है तो उसको हम लोग यूनियन भी समझते हैं, मतलब यूनियन भी उसका मतलब होता है, उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, मान लीजिए कोई एलिमेंट है सेट ए का और कोई एलिमेंट एक्स है वो ए में बिलोंग्स कर रहा है सेट ए में, तो ये इम्प्लाइज करेगा, ये जो एक्स एलिमेंट है वो इम्प्लाइज करेगा ए यूनियन बी, तो वो एलिमेंट ए यूनियन बी में भी बिलोंग्स करेगा। एंड अगर एक्स बिलोंग्स कर रहा है बी में, मान लीजिए कोई और दूसरा एलिमेंट है वो बिलोंग्स कर रहा है बी में, तो इम्प्लाइज करेगा वो एलिमेंट बिलोंग करेगा उसके यूनियन ए यूनियन बी में। देन तो इसका मतलब क्या होता है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि जो ए है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का एंड जो बी है वो सबसेट होगा ए यूनियन बी का। अब इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा रही हूँ। जैसे इसमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए कि अगर कोई एलिमेंट सेट ए में है और वो इम्प्लाइज कर रहा है उसके यूनियन में भी, दो सेट के यूनियन में भी वो एलिमेंट बिलोंग्स कर रहा है। इसी तरह सेट बी में भी कोई एलिमेंट है और वो इम्प्लाइज कर रहा है कि उस ए यूनियन बी में बिलोंग्स कर रहा है। तो इसका मतलब ये सिंपल सी बात है कि वो एलिमेंट जब यूनियन में भी है और उस सेट में भी है तो वो जो सेट है वो हमारा ए यूनियन बी का सबसेट हो जाएगा। तो यही इसमें कहा जा रहा है कि ए जो है वो सबसेट हो जाएगा बी का। इस तरह बी के लिए भी सेम है सिमिलरली कि बी भी सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का। तो ये हमारा रहा। अगर एग्जाम्पल आपको देखना, एग्जाम्पल के थ्रू समझना, तो मान ली अभी हम लोग यूनियन जो मैंने एग्जाम्पल बताया था वही एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। अगर ए यूनियन बी हमारा क्या आया था 1 2 और 3 आया था और सेट ए में क्या इतने एलिमेंट थे, 2 थे। कौन कौन से थे, एक 1 था और एक 2 था। और सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट थे, 2 और 3 थे। तो ये हमारे एलिमेंट है। तो आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि हम लोग सेट ए से कोई एलिमेंट लेते हैं 1, तो ये 1 जो है वो ए में भी बिलोंग्स कर रहा है और इसके यूनियन में भी बिलोंग्स कर रहा है। इसी तरह अगर मान लें सेट बी से अगर 3 एलिमेंट लेते हैं, वो 3 देख रहे हैं कि बी सेट में भी बिलोंग्स कर रहा है, वो ए यूनियन बी के में भी बिलोंग्स कर रहा है। तो इसका मतलब जो बी जो होगा वो सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का। इसी तरह ए भी जो हमारा सेट है वो सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का। सबसेट का मतलब क्या होता है, किसी सेट के अंदर वो कंटेन कर जाना। अगर तो देख रहे हैं कि 1 जो एलिमेंट है ए का और 2 जो 1 2 एलिमेंट है सेट ए का वो ए यूनियन बी में कंटेन कर रहा है, उसके सारे के सारे एलिमेंट मैच कर रहे हैं। इसी तरह बी के भी 2 3 कंटेन कर रहा है। तो ये हमारा जो ए होगा वो सबसेट हो जाएगा ए यूनियन बी का और बी भी हो जाएगा ऐसा। तो ये सेकेंड पॉइंट यही कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला टॉपिक हमारा है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। इसका नोटेशन है इंटरसेक्शन का ये नोटेशन है कि अगर दो सेट के बीच ले रहे हैं हम लोग इंटरसेक्शन तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिखा हुआ है।
अब डिफिनेशन पर आते हैं कि डिफिनेशन क्या कह रहा है। डिफिनेशन में ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए दो सेट्स आपके पास हैं, सेट ए और सेट बी, और उन दोनों का अगर इंटरसेक्शन लेना है तो वो किस टाइप के कलेक्शन के एलिमेंट आएंगे, वो ऐसे एलिमेंट आएंगे जो सेट ए और बी में दोनों में बिलोंग्स कर रहे हैं। तो वैसे एलिमेंट जो आएंगे वो हमारा इंटरसेक्शन होगा ए इंटरसेक्शन बी का। जैसे एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल जैसे मान लेते हैं अगर सेट ए हमारा है, उसके अंदर मान लेते हैं 1 और 2 एलिमेंट है, और सेट बी है हमारा, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर मान लेते हैं कि 2 और 4 है, ये हमारे हैं। तो इसका इंटरसेक्शन में क्या आएगा, इंटरसेक्शन में वही कॉमन एलिमेंट, मतलब जो दोनों में बिलोंग्स करे। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट हो जो सेट ए और सेट बी में बिलोंग्स कर रहा है। तो आप साफ साफ देख रहे हैं कि ये 2 और ये सेट ए में भी है और सेट बी में भी 2 एलिमेंट है। तो इसका मतलब जो ए इंटरसेक्शन हम लोग बी लेंगे, दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेंगे, तो हमारा सिंगल्टन सेट एक आएगा, वो होगा 2 होगा। तो ये हमारे एग्जाम्पल होगा इंटरसेक्शन के। अब रिमार्क्स देखते हैं, रिमार्क्स क्या कह रहा है। रिमार्क्स में हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि इफ़ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मान लेते हैं अगर दो सेट दिया हुआ ए और बी और उनका इंटरसेक्शन लेते हैं और वो इम्पटी सेट के इक्वल आता है, मतलब 5 आता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स देयर इज़ नो कॉमन एलिमेंट इन सेट ए एंड बी। मतलब इसका मतलब यही होता है कि सेट ए और बी में ऐसा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं था जो कि ये हमारा आए। इसका मतलब यही होता है कि अगर कोई भी कॉमन एलिमेंट सेट ए और बी में नहीं है तो उसका इंटरसेक्शन लेने पर वो 5 के इक्वल आता है। इन दिस केस द सेट ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहते हैं कि ये जो हमारा है ये डिसजॉइंट है, ये डिसजॉइंट होगा। तो जैसे कि अगर दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं और उनका इम्पटी के इक्वल आता है तो वैसे कंडीशन को हम लोग कहेंगे कि वो हमारा डिसजॉइंट केस है। सेकेंड पॉइंट क्या हमारा है, सेकेंड पॉइंट ये है कि सम टाइम ए डॉट बी कैन बी रिटन इन प्लेस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कभी कभी आपको कहीं कहीं दिखने को मिलेगा कि जो ए डॉट बी है, डॉट ये जो है प्रोडक्ट का साइन वहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर दो सेट के बीच में प्रोडक्ट लगा हुआ है तो उसको कहीं कहीं आपको इस प्लेस पर इंटरसेक्शन का साइन भी लगता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का भी मतलब ये होता है। इसमें सेकेंड पॉइंट का यही कहने का मतलब है। थर्ड हमारा क्या कह रहा है, थर्ड में ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए इफ़ x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, अगर कोई एलिमेंट है x वो बिलोंग्स कर रहा है a और b के इंटरसेक्शन में, तो इम्प्लाइज करेगा वो x जो होगा वो सेट a में भी होगा। एंड अगर मान लीजिए कि x अगर a इंटरसेक्शन b में है, बिलोंग्स कर रहा है, तो वो b इम्प्लाइज करेगा वो b में बिलोंग्स करेगा। देयरफॉर इसका मतलब यही है कि a इंटरसेक्शन b जो है वो सबसेट हो जाएगा a का और a इंटरसेक्शन b सबसेट होगा b का। जैसे एग्जांपल में, जैसे आगे ऊपर वाला एग्जांपल बता दें कि जो a इंटरसेक्शन b क्या आया था, a इंटरसेक्शन b में हमारे एलिमेंट क्या आया था, 2 आया था, एक सिंगलटन आया था। और ये 2 जो है वो बिलोंग, इसको मान लेते ये x है, तो ये x जो है वो a इंटरसेक्शन b में। और सेट a में भी, सेट a क्या था हमारा, सेट a में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 और 2 था। और सेट b में कौन से एलिमेंट है, 2 और 3। तो इसमें देख रहे हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी में अगर हम लोग ये इसको एक्स मान लेते हैं, तो एक्स अगर बिलोंग्स कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो यही एक्स हमारा सेट ए में भी बिलोंग्स कर रहा है और सेट बी में भी। लेकिन जो सेट ए है वो ए इंटरसेक्शन बी से लार्जर है और बी भी लार्जर है। तो इसका मतलब जो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो स्मॉल सेट है, तो ये एक तरह से सबसेट की तरह ट्रीट कर रहा है, सबसेट है भी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये ए का सबसेट हो जाएगा और बी का भी सबसेट हो जाएगा। तो यही थर्ड पॉइंट इसमें कहा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है उसको देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज अ कलेक्शन ऑफ दोज एलिमेंट ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग्स टू बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी। इसका नोटेशन है, अगर दो सेट्स का डिफरेंस ले रहे हैं किसी सेट का, तो वो हमारा रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि ए माइनस बी, इस तरह नोटेशन देते हैं। इसको कहते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स का डिफिनेशन समझते हैं क्या कह रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए दो सेट्स हम लोग लेते हैं ए और बी और उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, तो वो किस टाइप के कलेक्शन आते हैं, उसके अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, वैसे एलिमेंट आएंगे जो वो दो एलिमेंट, वो ए सेट ए के वो एलिमेंट आएंगे जो कि बी में ना बिलोंग्स करे। मतलब सेट ए में अगर कोई भी बी का मैच कर जा रहा है एलिमेंट, तो उस एलिमेंट को हम लोग नहीं लिखेंगे, बाकी सारे सेट ए के एलिमेंट को लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मान लेते हैं सेट ए में हमारे, मान लेते हैं ए और बी है हमारा एलिमेंट। अब बी में क्या क्या एलिमेंट है, बी में मान लेते हैं बी, सी और डी है। तो अब अगर हम लोग को ए माइनस बी निकाल रहे, डिफरेंस निकाल लें ए माइनस बी का, तो इसमें क्या हम बोले कि जो पहला सेट लिखा होता है इसमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर जिस सेट्स को किस सेट से माइनस कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आप बी को ए में से माइनस कर रहे हैं कि ए को बी में से माइनस कर रहा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें, इसलिए आप ध्यान समझिए। अगर मान लीजिए कि हम लोग
पहले हम बात कर रहे हैं ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, तो सेट ए की बात करेंगे तो सेट ए में देखेंगे कि कौन सा ऐसा एलिमेंट हो जो बी में ना हो। तो बी में देख रहे हैं कि ये सेट बी में स्मॉल बी जो हमारा है वो मैच कर जा रहा है, तो ये बी वाले को हम लोग ए से एलिमिनेट कर देंगे और सिर्फ सेट ए के वो एलिमेंट लिखेंगे जो सिर्फ ए में हो। वो बी में मैच अगर कर रहा है तो उसको हटा देंगे, तो हमारा सेट ए में तो ए माइनस बी का हम लोग का क्या एलिमेंट आएगा, सिर्फ स्मॉल ए आएगा। साफ साफ आप देख रहे हैं क्योंकि जो स्मॉल बी है वो तो मैच कर जा रहा है सेट बी से, इसलिए उसको नहीं लिखेंगे, उसको माइनस करना होता है। इसी तरह मान लीजिए अगर बी में से ए को माइनस करें तो सेट बी का वो एलिमेंट देखेंगे जो ए से मैच ना करे, तो इसमें देख रहे हैं इसमें भी वही बी नहीं मैच कर रहा, बाकी जो बी माइनस ए का जो डिफरेंस निकालेंगे वो सब सी और डी बस बचेगा, तो ये हमारा बी माइनस ए का डिफरेंस हो जाएगा। तो ये हमारे डिफरेंस ऑफ सेट्स होते हैं। आगे देखते हैं सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस क्या होता है। इसमें ये कहा जा रहा है सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस में, द सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए डेल्टा बी। इसका रिप्रेजेंट करने का ये तरीका, अगर दो सेट का हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल रहे हैं तो ए डेल्टा बी से इसको डिनोट करते हैं। अब इसका क्या कह रहा है, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि सिमेट्रिक डिफरेंस, अगर दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो उसका ये होता है, इट इज़ डिफाइन एज ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। मतलब इसका अभी जो डिफरेंस ऑफ सेट्स बताया था तो वही सेम है कि दोनों सेट का दोनों तरफ से डिफरेंस निकालेंगे, एक बार ए माइनस बी के थ्रू निकालेंगे, एक बार बी माइनस ए के थ्रू निकालेंगे, और उन दोनों का जो आएगा एलिमेंट उसका यूनियन ले लेंगे। उस सेट का यूनियन लेने पर जो सेट आएगा वो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा। तो ये हमारा यही इसका फॉर्मूला है, और इस पर प्रॉब्लम भी आते हैं, इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो ये हमारा सिमेट्रिक ऑफ डिफरेंस हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जो मैंने अभी आपको यूनियन और इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स ये सब मैंने अभी डिस्कस किया है टॉपिक, उसी से रिलेटेड हमारे लॉज एंड थ्योरम्स कुछ हैं, उसको देखते हैं कि लॉज एंड थ्योरम्स ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन क्या होते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं। इस पर बेसिस हमेशा हर बार एग्जाम में बनते ही बनते हैं। और मैं बता दूं कि ये देखने में ईजी टॉपिक्स है, समझने में भी कि बच्चे इसको स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, जो टफ चैप्टर होते हैं उनको उसमें उलझे रहते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि सिर्फ सेट एंड रिलेशन से सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन हमेशा CSR नेट एग्जाम से आते हैं, तो इसको आप हल्के में मत लीजिएगा और इसको ध्यान समझिएगा, और इससे बच्चे अगर ध्यान देते हैं तो अच्छा नंबर गेन कर लेते हैं। ये हमारा प्रॉफिट हो जाता है इसमें, रियल एनालिसिस में। ये चैप्टर बहुत इजी भी है और इजीली गेन भी हो सकते हैं मार्क्स इसमें। तो चलिए हम लोग कुछ लॉज एंड थ्योरम देखेंगे, और ये जो थ्योरम्स मैं अभी बताऊंगी आपको, उसको अगर आपको प्रूफ करके बताना होगा कि हाँ ये कैसे ये हो रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, तो मैं आपको इसका अलग से वीडियो बना के दिखाऊंगी कि हाँ ये सारे लॉज थ्योरम्स कैसे इसको हम लोग प्रूफ करके दिखाते हैं एग्जाम्पल बेस पर। अभी तो फिर हम आपको डिटेल में सिर्फ आपको डिस्कस करके ऐसे बताऊंगी ओरली, और उसके बाद क्योंकि हम लोग को बहुत सारा सिलेबस कवर करना है रियल एनालिसिस में अभी चैप्टर, इसलिए हम लोग थोड़ा जल्दी इस सबको हम लोग जल्दी स्किप करेंगे, सिर्फ एक बार देखेंगे कि हाँ क्या क्या टॉपिक्स है, क्या क्या पढ़ने थे। चलिए देखते हैं हमारे लॉज एंड थ्योरम्स क्या है। मान लेते हैं कि अगर हमारा सेट ए बी सी ये तीन सेट जो है हमारे आर्बिट्री कोई सेट्स है, देन तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, आइडोम्पोटेंट क्या होता है, आइडोम्पोटेंट क्या उसको ये कहते हैं कि अगर इटसेल्फ मतलब खुद से खुद का सेट का यूनियन लेते हैं, वो खुद ही आ जाए, या इंटरसेक्शन लेने पर वो खुद ही आ जाए। सिंपल सी बात है, अगर किसी सेट का खुद, अगर मान लीजिए कोई सेट ए है और उस सेट ए का ही ए से यूनियन कर रहे हैं, तो यूनियन का मतलब क्या आता है कि दो सेट के बीच में अगर यूनियन लेते हैं तो वो दोनों के सारे एलिमेंट को कंबाइन करके जो आता है वो लिखते हैं, और सिर्फ जो अगर दोनों में मैच कर रहा है एलिमेंट तो उसको सिर्फ एक बार रिपीट करके लिखते हैं। तो यही इसका मतलब हुआ। अगर मान लीजिए सेट ए का सेट ए से ही यूनियन ले रहे तो पूरा का पूरा सेट ए ही तो आएगा, तो ये हमारा यूनियन में भी हो गया। और इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दो सेट के बीच में जब अगर इंटरसेक्शन लेते हैं तो उन दोनों सेट का कॉमन जो एलिमेंट होता है वो आता है। अगर खुद से खुद का इंटरसेक्शन लेंगे, मान ली कोई सेट ए है और उसका सेट ए से सेट ए का ही इंटरसेक्शन ले रहा है, तो सेट ए में जो कॉमन एलिमेंट क्या मतलब पूरा का पूरा सेट ए ही हमारा आएगा, तो वो भी हमारा इक्वल होगा। तो ये हमारा आइडोम्पोटेंट होता है लॉ। और सेकंड क्या हमारा कम्यूटेटिव लॉ होता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर दो सेट का यूनियन ले रहे हैं तो उसका रिवर्स करने पर सेट को, अगर ए यूनियन बी है तो वो हमेशा इक्वल होगा बी यूनियन ए। ये हमारा यूनियन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। और इंटरसेक्शन भी फॉलो करता है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं तो बी इंटरसेक्शन ए भी इक्वल आएगा। ये सारे हैं, आप लोग एग्जाम्पल से कर सकते हैं इसको हम लोग प्रूफ कि हाँ कैसे क्या ट्रू हो रहा है। इसको LHS लेंगे तो LHS के इक्वल करेंगे। ये थर्ड हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि दो सेट का यूनियन लेके फिर हम लोग तीसरे सेट का यूनियन लेते हैं, मान लीजिए बी यूनियन सी लेते हैं, उसके बाद ए के साथ यूनियन फिर से करते हैं,
वो इक्वल होगा ए यूनियन बी का जो हम लोग यूनियन लेंगे और फिर यूनियन सी के साथ करेंगे, तो ये भी हमारा इक्वल होता है। एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करते हैं हमारा यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी। इंटरसेक्शन में भी अगर मान लीजिए कि बी का सी के साथ इंटरसेक्शन ले रहे, फिर जो आएगा हमारा सेट वो सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमेशा इक्वल होगा। अगर ए और इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं, फिर जो सेट्स आएंगे वो इंटरसेक्शन सी के साथ ले रहे हैं। तो ये हमारे सारे हैं लॉज हैं, ये बहुत इजी है, इसको आप खुद से ही प्रूफ कर सकते हैं। कोई भी सेट ए बी सी ले लीजिए अपने मन से फाइनाइट, और उसको चेक करेंगे ये सारे अप्लाई करके तो वो सेम आएंगे, इक्वल आएंगे। फोर्थ जो हमारा है वो आइडेंटिटी लॉ होता है। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, यहाँ पर फाई होगा, ये फाई यहाँ आइडेंटिटी लॉ में कहा जा रहा है अगर फाई इज अ नल सेट, फाई जो है हमारा नल सेट है और यू जो है हमारा सुपर सेट ऑफ ए है। यू सुपर सेट का मतलब क्या होता है कि सुपर से ही मतलब समझ में आ रहा है, किसी सेट को सुपर सेट कहा जा रहा है। इसका मतलब कि दो सेट के बीच में दो सेट आपको दिए गए और कहा जा रहा है कि एक सेट उस सेट का सुपर सेट है। इसका मतलब वो उससे बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारे सेट का कलेक्शन होगा, उसमें से एक सेट वो खुद उसके अंदर इंक्लूड होगा। तो यही कहा जा रहा है कि यू जो है वो सुपर सेट है ए का। तो इसका मतलब कि यू के अंदर बहुत सारे सेट हैं ए बी सी डी, उसमें से ए जो हमारा है वो उससे उसका सबसेट कहलाएगा। तो इसमें क्या क्या आइडेंटिटी लॉ में क्या कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि पहला पॉइंट हमारा क्या है आइडेंटिटी लॉ में कि अगर ए सेट ए जो है उसका यूनियन इम्पटी सेट के साथ लिया जाता है, मतलब इम्पटी मतलब उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हमारा क्या आएगा। तो यूनियन में होता है कि सारे के सारे एलिमेंट कंबाइन हो दोनों सेट के। तो एक सेट में जब कुछ नहीं है, खाली एक ही सेट ए में है, तो इसका मतलब उसका यूनियन लेने पर क्या आएगा, पूरा का पूरा सेट ए ही सिर्फ आएगा। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है बी, कि अगर मान लीजिए कि सेट ए का उस सुपर सेट यू से लेते हैं यूनियन, तो हमारा पूरा सुपर सेट आएगा। यूनियन का मतलब ये होता है कि पूरा का पूरा सेट कंबाइन हो दोनों का, तो दोनों सेट का पूरा मिला के कितना आएगा, तो हमारा सुपर यू आएगा। इंटरसेक्शन में क्या होता है, अगर इंटरसेक्शन फाई के साथ ले रहे हैं, इम्पटी सेट के साथ ले रहे हैं, तो इम्पटी में तो कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इम्पटी में जब कोई एलिमेंट नहीं है तो कॉमन एलिमेंट क्या होगा, सिर्फ ए सेट ए का कॉमन एलिमेंट, और फाई का क्या होगा, सिर्फ फाई आएगा, क्योंकि दोनों में जब सेट ए में मान लीजिए 1 2 3 एलिमेंट है, फाई में कुछ भी नहीं है, तो दोनों में कुछ मैच ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब फाई के ही इक्वल आएगा। और फिर लास्ट हमारा डी पॉइंट जो है कि ए इंटरसेक्शन यू, अगर सेट ए का उसके सुपर सेट यू से इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो कॉमन एलिमेंट क्या आएंगे, दोनों में सुपर सेट में भी ए बिलोंग्स कर रहा है और सेट ए खुद है, तो उन दोनों में कॉमन क्या है, पूरा सेट ए ही आएगा। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट हमारा क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव से ही नाम से समझ में आ रहा है कि उस कोई भी सेट होगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, अगर उसमें यूनियन या इंटरसेक्शन का जो भी ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है तो उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में, पहला ये है कि मान लीजिए बी इंटरसेक्शन सी का यूनियन ए के साथ, तो हमेशा इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सेकेंड क्या हमारा, अगर बी यूनियन सी है हमारा, उसका इंटरसेक्शन लेते ए के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी आएगा। ये दोनों हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। अब नेक्स्ट आगे हम लोग पढ़ते हैं कि कौन सा हमारा लॉ आएगा पॉइंट 6 में। हमारा 6 पॉइंट है वो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, मान लेते लेट यू बी यूनिवर्सल सेट, अगर हमारा यू जो है वो यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट आपको पता है कि यूनिवर्सल सेट में नंबर ऑफ मतलब ऑल टाइप्स ऑफ फाइनाइट सेट हो सकते हैं, उसमें बहुत सारा कलेक्शन होता है सेट्स का। तो अगर हमारा यू यूनिवर्सल सेट हो गया एंड ए कॉमा बी, सेट ए और बी जो है वो हमारा सबसेट है यू का, तो ये सिंपल सी बात है जब यू को हम लोग यूनिवर्सल सेट कर दिए तो उसमें से अगर सेट ए और बी लेंगे तो वो उसके अंदर सबसेट ही होगा। अब उस डी मॉर्गन्स लॉ क्या है उसका हम लोग देखते हैं। इसमें 4 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट क्या हमारा है, अगर दो सेट का इंटरसेक्शन बी और सी का इंटरसेक्शन लेते हैं, वो जो आएगा उसका यूनियन ए के साथ करते हैं, वो हमेशा इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के इक्वल आएगा, ये हमेशा होता है। सेकंड पॉइंट क्या हमारा है कि मान लीजिएगा अगर सेट ए और बी का इंटरसेक्शन लेते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट अभी डिस्कस मैंने नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता दूं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। किसी अगर मान लीजिए कि हमारा कोई सेट ए है, उसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है, अगर कि सेट ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा तो उसको नोटेशन ऐसे देते हैं सेट ए, कभी कभी उसको सी ए के पावर सी भी लिखते हैं, ये इसका नोटेशन होता है। इसका ये है कि यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को माइनस कर देंगे, जो सेट्स बचेंगे वो सारे हमारे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आएंगे। मतलब खुद वो सेट छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट आएंगे उस सेट का यूनिवर्सल सेट के, वो सारे जो एलिमेंट का कनेक्शन होगा वो हमारा कॉम्प्लीमेंट में जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। जैसे मान लीजिएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए को नोटेशन देना है तो हमेशा यूनिवर्सल सेट में से ए को सेट ए को माइनस करेंगे, तो ये जो हमारा आएगा ये हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए होता है सेट।
अगर यही सेकंड पॉइंट में क्या कहा जा रहा है, वही कॉम्प्लीमेंट का यूज़ किया जा रहा है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो अगर दो सेट का इंटरसेक्शन लेने के बाद वो जो सेट का एक कलेक्शन आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो हमेशा इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसका देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ब्रेक हो जा रहा है, कॉम्प्लीमेंट अंदर इंटर कर जा रहा है और साइन जो हमारा इंटरसेक्शन का था वो यूनियन के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। तो ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ का सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये क्या है कि मान लीजिए दो सेट का बी और सी का यूनियन लेते हैं, फिर तीसरे सेट ए के साथ उसका डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये हमेशा इक्वल होगा ए डिफरेंस बी इंटरसेक्शन ए डिफरेंस सी। इसका मतलब कि इसमें जो हमारा डिफरेंस जो साइन है डिफरेंस ऑफ सेट का दो सेट के बीच में वो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और बीच में जो यूनियन का साइन था वो इंटरसेक्शन में चेंज हो गया है। ये हमारा थर्ड पॉइंट है डी मॉर्गन्स लॉ का। और फोर्थ पॉइंट हमारा क्या है कि अगर वो यूनियन के साथ हुआ है तो इंटरसेक्शन का भी अप्लाई करते हैं कि दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हैं, उसका जो आएगा कलेक्शन सेट का उस सेट का हम लोग सेट ए के साथ डिफरेंस लेते हैं तो वो हमेशा इक्वल होगा ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी के साथ। और इसमें अगर इंटरसेक्शन का ले रहे हैं तो इधर हम लोग का यूनियन में चेंज आ जाता है। ये हम लोग का है, दोनों में कंपेयर आप देख लें साफ साफ। तो ये हमारा चारों पॉइंट जो है वो हमारा डी मॉर्गन्स लॉ आता है। सेवन्थ पॉइंट क्या है हमारा इंपॉर्टेंस थ्योरम कुछ है, उसको देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि इफ़ पावर सेट ऑफ ए एंड पावर सेट ऑफ बी आर पावर सेट ऑफ ए एंड बी, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन। आपको पावर सेट जब मैंने डिफिनेशन बताया था तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बताया था कि अगर किसी सेट का पावर सेट निकालते हैं तो कैपिटल पी से उसको डिनोट करते हैं, वो सेट का जिस सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग दो सेट्स ले रहे हैं ए और बी और उसका पावर सेट पी ऑफ ए और पी ऑफ बी होगा, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस पर क्या थ्योरम्स हमारा है, उस पर ये पहला हमारा थ्योरम्स क्या है कि मान लेते हैं अगर पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो हमेशा इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन बी के पावर सेट के बराबर होता है। और सेकंड पॉइंट में ये है कि अगर मान लीजिए कि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी का यूनियन लेते हैं तो वो इक्वल नहीं होगा, हो भी सकता है लेकिन वो हमेशा सबसेट होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी का। तो ये हमारा दोनों पॉइंट आपको ध्यान में रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक है 8, हमारा जो पॉइंट है वो है मोर रिजल्ट्स। इसमें रिजल्ट्स कुछ हैं और इसको ध्यान से आप देखिएगा, ये रिजल्ट हमेशा हार्डवर्क ही गेन हो सकता है। इसमें सिर्फ ये है कि हम लोग को सिर्फ एक बार माइंड में होना चाहिए कि हाँ ये सब क्या होते हैं। तो हमारा पहला रिजल्ट में क्या है, पहला पॉइंट कि अगर मान लीजिए कि दो सेट का यूनियन और दो सेट का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं हमेशा वो 5 इक्वल आता है। सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि अगर दो सेट का डिफरेंस लेते हैं रिवर्स करके ए माइनस बी और बी माइनस ए और उसका इंटरसेक्शन ए और बी का, इन सब का यूनियन तीनों का लेने के बाद ये हमेशा इक्वल होता है ए यूनियन बी के फॉर्म में। और थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि अगर मान लीजिए दो सेट है ए और बी, उनका डिफरेंस लेते हैं ए माइनस बी, फिर उसका डिफरेंस लेते हैं सेट ए से, तो ये हमेशा इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। इसको आप लोग चेक कर सकते हैं, आप लोग अपने से एक सेट ए और बी लेंगे, फाइनाइट सेट कोई भी, और उसको इस फॉर्मूले से अप्लाई करके देखेंगे कि LHS इक्वल आ रहा है कि नहीं RHS से। ये रिजल्ट ऐसे हैं कि ये हमेशा ये श्योर हैं कि ये ट्रू है, इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन किसी बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा है कि हाँ कैसे हम लोग इसको मान लें कि ये सही है, तो आप लोग इसको चेक करिएगा और हमको लगता है कि आप लोग कर सकते हैं। अगर नहीं हो पाता है आप लोग से तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मैम ये मुझे इस रिज़ल्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, ये हमसे नहीं हो रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये कैसे ट्रू है, तो मैं आपको बताऊंगी, उसको अलग से मैं वीडियो आपको अपलोड करके बताऊंगी। अब फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि अगर मान लीजिए दो सेट ए और बी का हम लोग डिफरेंस लेते हैं, उसका रिवर्स भी कर देते हैं बी माइनस ए का, वो दोनों कब इक्वल आएंगे, वो तभी इक्वल आएंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ ए और बी दोनों सेट जब बराबर होंगे, नहीं तो ये कभी नहीं होगा कि ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल आ जाए। और ई पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि अगर ए यूनियन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के, अगर दो सेट का यूनियन और दो सेट का इंटरसेक्शन इक्वल तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ ए इक्वल टू बी। ये दोनों साइड से अप्लाई होता है। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ही होता है कि अगर ए इक्वल टू बी है तो ये होगा, और ए यूनियन बी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी के, तो हमारा ए और बी इक्वल होगा। ये दोनों तरह से फॉलो है, ये इसका कन्वर्स पार्ट है। और एफ हमारा क्या है कि अगर मान लीजिए कि ए अगर हमारा सबसेट है बी का, तो ये इम्प्लाइज करेगा इफ़ एंड ओनली इफ़ कि बी कॉम्प्लीमेंट हो सबसेट ए का। तो इसमें भी ये है कि अगर सेट ए सबसेट है बी का, तो बी का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो सबसेट होगा ए के कॉम्प्लीमेंट के बराबर। ये हमारा है एफ पॉइंट।
और लास्ट में हमारा जो जी पॉइंट है वो क्या कह रहा है कि अगर मान लीजिए दो सेट ए और बी का डिफरेंस लेते हैं ए माइनस बी, तो उसका वो हमेशा इक्वल होगा बी कॉम्प्लीमेंट डिफरेंस ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट का माइनस ए कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आएगा। इसको आप लोग चेक करिएगा, ये सब बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं। और आगे बढ़ते हैं, जो हमारा हिंट क्या कह रहा है, हिंट में ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को कैसे किसके इक्वल होता है। तो हमारा ये हमेशा आपको पता है कि अगर किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो हमारा वही सेट खुद आ जाता है। जैसे अगर हम लोग इन्वर्स की बात करें तो अगर ए इन्वर्स लेते हैं तो उसका फिर से इन्वर्स लेने के बाद वो खुद सेट ए ही आ जाएगा सिंपली। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट में भी होता है कि अगर सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ले चुके हैं, फिर उस सेट का उस कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए का फिर से कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो ओरिजिनल जो उसका एक्चुअल सेट ए था वो उसके बराबर इक्वल आता है। तो हिंट में यही कहा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका ये भी है कि बी इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। तो आपको पता है कि किसी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट फिर से कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो सिंपल सा वो सेट और इसका ओरिजिनल सेट से आ जाता है, तो वो सेट ए की इक्वल हो जाएगा। तो यही ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है, ये हमारा हिंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रिलेशन एंड काउंटिंग ऑफ रिलेशन। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिलेशन क्या होता है, फिर हम लोग रिलेशन को कैसे काउंट किया जाता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो रिलेशन को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है उसको देखते हैं कि लेट एक्स एंड वाई बी टू सेट्स। मान लेते हैं कि एक्स और वाई जो है वो दो सेट्स है, देन सेट एक्स क्रॉस वाई इक्वल टू एक्स क्रॉस वाई को हम लोग इसी को कहते हैं कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है। इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका यही हमारा होता है एक्स क्रॉस वाई। तो ये किस टाइप के किस टाइप के एलिमेंट होते हैं, तो इसके ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट होते हैं, मतलब ये पेयर वाइज एलिमेंट होते हैं। जैसे ए कॉमा बी ये पेयर में ब्रैकेट में होते हैं, तो ऐसे एलिमेंट जो होते हैं वो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं। तो जो ए है वो सेट ए से होगा और जो बी है वो सेट वाई से होगा। अगर एक्स क्रॉस वाई जो सेट पहले लिखते हैं उस सेट का एलिमेंट ऑर्डर पेयर में पहले आता है, फिर दूसरे सेट का, ये हमेशा सेट वाइज होता है, जैसे जिस सेट से अरेंज करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये इज कॉल्ड अ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। इफ कार्डिनलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू एन और कार्डिनलिटी ऑफ वाई इक्वल टू एम, इसमें वाई लिखा हुआ नहीं है, मान लीजिए कि जो कार्डिनलिटी वाई सेट की है वो एम के इक्वल है। तो इसका जो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहे हैं दोनों सेट का एक्स क्रॉस वाई का, उसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, तो उसकी कार्डिनलिटी मल्टीप्लाई हो जाती है एम डॉट एन के बराबर हो जाती है। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में होते हैं, उसको एक बार देख लेते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कैसे होते हैं। तो एक बार एग्जाम्पल के भी थ्रू देखते हैं। मान लेते हैं कोई सेट ए है हमारा, उसके अंदर एलिमेंट मान लेते हैं, हम लोग छोटा सा ही एग्जाम्पल समझेंगे, सिर्फ हम लोग को समझना है टॉपिक्स को, नहीं कि हम लोग को एक एक चीज़ प्रूफ करना है कि हाँ क्या होता है। ये आप बैठ के अपने खुद से भी कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं सेट ए में सिर्फ 1 और 2 एलिमेंट है, और सेट बी में जो है उसके अंदर एलिमेंट मान लेते हैं ए और बी है। तो इसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस बी, तो ये हमको अभी बताएं कि ऑर्डर पेयर में होंगे, तो हर सेट ए का, अभी हम लोग सेट ए को पहले लिखें तो हमारा जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर पेयर में वो सेट ए का होगा। तो 1 का हम लोग ये दोनों के साथ पेयर बनाएंगे सेट बी के, फिर ये 2 का ये दोनों एलिमेंट सेट बी के पेयर बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा ऐसे ही ऑर्डर पेयर बनता है। तो जैसे मान लीजिए 1 कॉमा ए, फिर 1 कॉमा बी, फिर उसके बाद 2 कॉमा ए, फिर हमारा 2 कॉमा बी। तो ये जो होंगे ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट सेट ए और बी के एलिमेंट होंगे। इस तरह हम लोग लिखते हैं पेयर वाइज में, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। चलिए हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट का। प्रॉपर्टीज़ में ये कहा जा रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का पहला पॉइंट ये है कि अगर x क्रॉस y जो है वो नॉट इक्वल टू y क्रॉस a, कभी भी सेट A का जो x क्रॉस y है, कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर x का y के साथ ले रहे हैं वो कभी भी इक्वल नहीं होगा कि अगर y का x के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे। इफ़ एंड ओनली इफ़ ये दोनों साइड से तब जब x और y नॉट इक्वल हो, वेयर x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 5। अगर हम लोग का x और y इक्वल नहीं है तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट भी इक्वल नहीं आएगा, दोनों को रिवर्स करने पर। इफ़ एंड ओनली इफ़ ये है, अगर दोनों x और y इक्वल है तभी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारा इक्वल हो सकता है। पहला पॉइंट में
अब हम बात करेंगे रिलेशन के बारे में कि हमारा रिलेशन में क्या हुआ। पहले हम लोग जान के कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे रिलेशन। रिलेशन क्या होता है उसको अब हम लोग देखेंगे कि अ सबसेट ऑफ x क्रॉस y इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम x टू y। तो अभी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े और इसका रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, ये अभी हम लोग रिप्रेजेंट किए इसको क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट के बीच में। तो ये अगर इस x क्रॉस y के जितने भी सबसेट होते हैं, सबसेट ऑफ x क्रॉस y, सभी को नहीं कह सकते, लेकिन अगर इसके सबसेट को ही हम लोग कहते हैं कि ये हमारा रिलेशन है फ्रॉम सेट x टू y पर, ये हम, और इसको हम लोग बाइनरी रिलेशन भी कहते हैं, बाइनरी रिलेशन फ्रॉम x टू y, ये हमारा रिलेशन होता है। अब नंबर ऑफ़ रिलेशन क्या होता है, कैसे हम लोग नंबर ऑफ़ रिलेशन फाइंड करते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ़ रिलेशन को एक बार देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन फ्रॉम x टू y इज इक्वल टू, जितने भी अगर हम लोग के नंबर ऑफ़ रिलेशन बन सकते हैं x से y पर, तो उसके टोटल कितने बन सकते हैं, तो वो हमेशा इक्वल होगा नंबर ऑफ सबसेट ऑफ x क्रॉस y। जितने उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हम लोग सबसेट बना सकते हैं, जितना भी नंबर ऑफ सबसेट जितने भी, वो सारे जो होंगे वो हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा। दैट इज, इसका मतलब ये है कि x क्रॉस y के जितने भी सबसेट का मतलब क्या होता है, सारे सबसेट का कलेक्शन क्या होता है, पावर सेट होता है। तो पावर सेट ही हम लोग अगर x क्रॉस y का की आइडेंटिटी निकाल लेते हैं तो वही हमारा उसके बराबर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन। तो यही इसमें कहा जा रहा है कि ये जो हमारा है टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन फ्रॉम x टू y जो इक्वल होता है वो पूरे x क्रॉस y के पावर सेट के आइडेंटिटी के बराबर होता है। तो आप पावर सेट का आइडेंटिटी का फॉर्मूला आपको बताया थे, कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, टू द पावर उस सेट की आइडेंटिटी होती है। तो किस सेट की आइडेंटिटी हम लोग बात कर रहे हैं, x क्रॉस y की। हमारा x क्रॉस y एक तरह से वो सेट है, तो वो सेट की आइडेंटिटी कितनी होगी, तो जितने सेट के सबसेट हो सकते हैं तो वो है, तो उसका हम लोग टू द पावर निकालेंगे। तो मान लेते हैं x और क्रॉस y है, x का आइडेंटिटी कितना n है और y की आइडेंटिटी m मान लेते हैं, तो x क्रॉस y की आइडेंटिटी कितनी आएगी, तो उसकी दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो m डॉट n हो जाएगा, और वही उसका टू द पावर हो जाएगा m डॉट n। तो ये हमारा हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ़ रिलेशन। ये हमारा नंबर ऑफ़ रिलेशन कैसे फाइंड करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग बाइनरी रिलेशन क्या होता है। अभी बाइनरी रिलेशन यही किया कि जो x क्रॉस y होता है वो उसका जो सबसेट होता है वही हमारा बाइनरी रिलेशन या रिलेशन कहलाता है। तो इसमें भी यही है कि सबसेट s, मान लेते हैं a क्रॉस a कोई सेट है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसका सबसेट कोई s है, इसका बाइनरी रिलेशन ऑन a, तो वो हमारा बाइनरी रिलेशन होगा उस सेट a पर। और सिंपली अ रिलेशन ऑन a इफ़, सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि जो रिलेशन है a पर, इफ़ ए और बी दोनों ही बिलोंग्स करें, क्योंकि हम लोग जब दो सेट्स लेते हैं, दो सेट के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं, तो दोनों सेट का जो पहला सेट, जो सेट पहले लिखते हैं उसका एक एलिमेंट होता है, जो दूसरा लिखते हैं उसके एलिमेंट। अगर दोनों सेट खुद सेम ही है, ए का ए के साथ ही कार्टेशियन ले रहे हैं, तो दोनों एलिमेंट सेट ए के ही आएंगे। तो ए बी और बी भी दोनों ही सेट ए से बिलोंग्स कर रहे हैं, तो जो उसका ऑर्डर पेयर होगा वही हमारा उसका सबसेट का है, क्योंकि ए क्रॉस ए के कैसे एलिमेंटेड रहते हैं ऑर्डर पेयर में, तो उसके सबसेट भी ऑर्डर पेयर में ही आएंगे। तो इसी तरह हमारा एस जो, तो ए कॉमा बी जो है वो ऑर्डर पेयर में, वो बिलोंग्स करेगा उस सबसेट एस में। एंड देन वी राइट, इसको लिखने का तरीका और भी है कि ए सबसेट ए एस बी, इसको नोटेशन है कि ए और बी जो ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन है सेट ए का, एंड से ए रिलेटेड टू बी, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ए जो है वो रिलेट कर रहा है बी से, इसी को हम लोग बाइनरी रिलेशन कहते हैं, इसको नोटेशन दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्टूडेंट अभी हम आपको बाइनरी रिलेशन कैसे किसी सेट पर डिफाइन होता है वो बताएं। अब उसका नंबर अगर फाइंड करना है कितने बाइनरी रिलेशन हो रहे हैं उस सेट ए पर, तो उसको कैसे हम लोग देखेंगे उसको देखते हैं। लेट ए बी अ सेट सच दैट आइडेंटिटी ऑफ ए की जो दी है वो n दी है। अगर नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन हम लोग किसी सेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर कोई सेट ए ले लेते हैं, सेट ए, और उसकी आइडेंटिटी n है, तो देन तो ए क्रॉस ए हैव n स्क्वायर एलिमेंट, क्योंकि ए का n होगा और ए का n, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये हमारी आइडेंटिटी होती है क्रॉस ए की, तो ये n स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है कि ये ए क्रॉस ए के कितने एलिमेंट होंगे, n स्क्वायर एलिमेंट होंगे। सो एवरी सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये जितने भी सबसेट बनेंगे ए क्रॉस ए से वो इज़ अ रिलेशन। अभी वही हमारा रिलेशन होता है, जितने भी सबसेट होते हैं ए क्रॉस ए के वही तो सारे रिलेशन होते हैं, तो वो रिलेशन हो गया। इम्प्लाइज, तो जितने इम्प्लाइज करेगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होने, तो वही हमारा जितने भी एवरी सबसेट, जितने भी सबसेट ए क्रॉस ए की बन सकते हैं वही हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन होगा उस सेट पर। तो इसकी भी कारण, तो वो मतलब पावर सेट के बराबर होगा, उसकी सेम वही है हमारा। तो ये हमारा टू द पावर n स्क्वायर हो जाएगा, यही हमारा नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन फाइंड करने का फॉर्मूला है। सो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। प्लीज़ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, और आगे नेक्स्ट हम लोग लेक्चर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।